डीजी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जनरल वी के सिंह। जनरल वी के सिंह इंदौर में कार्यक्रम के सिलसिले में आए हुए हैं, तभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। जनरल साहब, भारत सरकार ने आपके खिलाफ एक मामला दर्ज किया है और वो मामला है हिंसा भड़काने का। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये चाहूँगा कि आप जो कुछ मैंने वहाँ पर बोला है उसको सुने। जिन चैनल्स ने वो सीक्वेंस वहाँ पे रिकॉर्ड की है उसको देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हिंसा कौन भड़का रहा था और कौन कर रहा था। हमने बड़े लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से सिर्फ वही चीज़ें कहीं जिससे कि शांति बरकरार रहे, जिससे कि लोग बाग अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एक घृणित कृत्य के लिए, उसके खिलाफ वो विरोध अपना प्रकट कर सके। Z+ सिक्योरिटी हटा लेने के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि सिक्योरिटी का जो मामला होता है, हर आर्मी चीफ जब रिटायर होता है तो उसको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। ये सिक्योरिटी वीके सिंह को नहीं दी गई, ये सिक्योरिटी जनरल वीके सिंह को दी गई थी। तो ये समझने की चीज़ है। दूसरी चीज़ है, सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मॉनिटर करता है और उसको एक्सटेंड करना है या उसको कम करना है वो करता है। लेकिन पहली बार हमने ये देखा कि इस चीज़ को अनाउंस किया गया, प्रचारित किया गया। तो क्या ये चाहते थे कि इस चीज़ का प्रचार हो, पूरी दुनिया को बताया जाए कि हमने सिक्योरिटी दे रखी थी और अब उसको हमने विड्रॉ कर लिया है? क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? तो एक तरफ तो बड़ी हास्यास्पद चीज़ लगती है, दूसरी तरफ ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसका तात्पर्य क्या था कि आप सबको अनाउंस करके बताएं कि हमने सिक्योरिटी हटा ली है, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि हाँ जी, अब सिक्योरिटी नहीं है। एक आर्मी चीफ अनेक संभावनाओं से घिरे होते हैं, उन्हें कई बड़े पद उनका इंतजार करते रहते हैं। आपने कभी इस बारे में सोचा है या नहीं? जाके देखिए, वो तो सारी चीज़ें हमने रिटायर होने से पहले उसके ऊपर एक डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन था कि क्या आप, और ये काफ़ी समय पहले की बात है, ये नहीं है कि रिटायरमेंट वाले दिन आप डिसाइड कर रहे हैं, कि क्या आप जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर पूरे अपने मन के विश्वास से कर रहे हैं कि नहीं। जो चीज़ आप भलाई के लिए करना चाहते हैं उसको आप लोगों को बताते हैं कि नहीं। और कई बार क्या होता है कि जब आप सच्चाई बताते हैं तो वो कटु होती है, लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो एक तरीका तो है कि आप कुछ मत बोलिए, शांति से रहिए, जो कुछ चल रहा है उस पर लीपापोती करिए, उसके बाद एक पद ले लीजिए और जाके बैठ जाइए। दूसरा तरीका ये है कि आप जो चीज़ गलत है उसके बारे में बताइए। अब वो कटु लगेगी तो कटु लगेगी, और कोई ऐसी आशा मत रखिए कि आप उसके बाद किसी पद के पीछे दौड़ें। जनरल साहब, आपकी राय में कौन से वो मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी पे हैं, जिनका समाधान होना ज़रूरी है? देखिए, बहुत चीज़ें हैं। अगर हम आज भारत की ओर देखते हैं, कई चीज़ें सामने आती हैं। भ्रष्टाचार का एक बहुत भारी मुद्दा है जिसको मैंने अपने कार्यकाल के दौरान भी उजागर करने की कोशिश की। दूसरी चीज़ है एक असमानता का वातावरण जो पूरे देश में जो फैला हुआ है, जिससे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गलतियां नज़र आती हैं। इसके साथ साथ कई और चीज़ें हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों की समस्या है, हमारे युवा वर्ग की समस्या है। तो इन सबको जब देखते हैं तो ऐसा लगा कि हमें इनके अंदर कुछ काम करना चाहिए, और ये काम तभी हो सकता है जब आप आम समाज के साथ, आम जनता के साथ जुड़े। ऐसी चर्चा है कि आप राजनीति में जाने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तक तो इसके ऊपर सोच विचार किया नहीं है। कारण उसका ये है कि अभी हम समाज के साथ जुड़ रहे हैं, समाज के साथ काम कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और उसी के अंदर हमारा पूरा ध्यान है। अन्ना और केजरीवाल में से आपने अन्ना जी को चुना है, कोई खास मकसद?
देखिए, मैं उन सब लोगों के साथ हूँ जो देश के हित में काम करना चाहते हैं। जो भी इसमें व्यक्ति विशेष की कोई वो एक इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंस है उसके विचार कैसे हैं, वो कितने तन्मयता के साथ देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए सेवा भाव है कि नहीं। तो मुझे किसी से कोई छुआछूत नहीं है। अगर केजरीवाल आपको आप पार्टी में बुलाएं और टिकट दें तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने तो आपको बोला अभी कि मैं अभी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। अभी तक ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि किसी की टिकट लें या कुछ और करें। तो अभी एक काम के ऊपर हम लगे हुए हैं और उसके अंदर पूरा ध्यान है। आपने समाज से जुड़ने की बात सोची है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी को आपने ये मौका नहीं दिया जोड़ने का। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, वामपंथी, किसी पार्टी को आपने तवज्जो नहीं दी। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, समाज से जब हम जुड़ते हैं तो उसमें पक्ष या पार्टी नहीं होती है। जब हम पूरे युवा वर्ग को लेते हैं उसके अंदर कोई पक्ष या पार्टी नहीं है। तो समाज से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी पार्टी के साथ जुड़ना है। पार्टी से जुड़ने का मतलब है एक आप बहुत संकुचित दायरे में रह जाते हैं। हर एक पार्टी का एक दृष्टिकोण है, हर एक पार्टी की एक आला कमान है जो डिसाइड करती है कि हमको यही करना है। तो आप ऐसे संकुचित दायरे के अंदर रहना जो है वो मेरे ख्याल से गलत होगा। अभी अन्ना के साथ किस तरह की कार्य योजना आप बना रहे हैं? देखिए, अन्ना जी के साथ हम, जैसे मैंने कहा कि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। उनकी कुछ सोच है, हमारी कुछ सोच है। इन सबको मिलाकर हम पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं। एक मुंबई के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको याद होगा। उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें देश के सामने रखी। क्या चीज़ है जिससे आगे देश बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और उसके अंदर एक संक्षिप्त रूप में ये हमने रखा कि क्या क्या चीज़ ऐसी हैं जो ज़रूरी है इस देश के लिए, और उन्हीं चीज़ों को लेकर हम अलग अलग जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अगर आपका बस चले तो किन चीज़ों में आप सबसे पहले तब्दीली लाना चाहेंगे? देखिए, क्रम बहुत है, और एक मैंने अपने लिए एक जो ध्येय बनाया है, एक मार्गदर्शक चिन्ह बनाया है, वो है रिक्लेम इंडिया, भारत का पुनरुद्धार। और भारत का पुनरुद्धार तभी हो सकता है जब हम सब चीज़ों के ऊपर जो कुछ अंग्रेज हमें दे गए और हमने उनको आंख मूंद कर लगा लिया, जब तक हम सबकी समीक्षा ना करें। हमको बहुत गहराई से समीक्षा करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि किस प्रकार हम ऐसा कार्य करें जिससे देश का भला हो। उदाहरण के तौर पर, आज अगर असमानता बढ़ रही है, गरीब और अमीर के बीच में गैप बढ़ रहा है, कुछ तो कारण होगा। वो कारण क्या है? क्या वो कारण आर्थिक नीतियां हैं? अगर आर्थिक नीतियां गलत हैं तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है? दूसरी चीज, अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो उसका क्या कारण है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? अगर इलेक्टोरल प्रोसेस हमारा खराब है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारी शिक्षा नीति के अंदर सुधार करना, और मैं ये सोचता हूं कि इन सब चीजों का हल है, और वो हल ऐसा है जिसको एक समय सीमा के अंदर हम रख कर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि सेना में भी भ्रष्टाचार। देखिए, कुछ ऐसे चीज़ें आई जिससे कि लोग बागों का कहना पड़ा कि सेना में भ्रष्टाचार है। कुछ चीज़ें मेरे टाइम में उजागर हुई जिसको हमने आगे किया, कुछ लोगों का कोर्ट मार्शल किया उसमें, और एक मुहिम चलाई कि ये चीज़ सेना के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, कई बार सेना के ऊपर लांछन लगता है, खासकर हथियारों की खरीद फरोख्त के अंदर। और इसमें सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके अंदर सेनाओं का रोल बहुत कम होता है। जो बाकी हमारी जो एक बाबू तंत्र है उसका रोल बहुत होता है, क्योंकि वो प्राइस नेगोशिएशन करते हैं, वो वेंडर्स के साथ बातचीत करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करते हैं। उसमें क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन जब कोई चीज़ उजागर होती है तो लोग बाग कहते हैं वो सेना ने ये चीज़ खरीदी थी इसलिए इसके अंदर करप्शन हुआ है। तो थोड़ा सा फर्क है।
आरोप और लांछनों की वजह से ही सेना के कई काम पिछड़ गए हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, एक आपको याद होगा तहलका में एक वाकया हुआ था, एक किस्सा हुआ था। कुछ चीज़ें उस टाइम निकली थी। जहाँ तक सेना का सवाल है, उसने जिन ऑफिसर्स ने उसमें गलत काम किया उनके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन जो बाकी जो लोग थे, जो ब्यूरोक्रेसी के थे या जो सिविलियन थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसका एक फर्क ये जरूर पड़ा कि खासकर ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, लोग बाग डिसीजन नहीं लेने लगे। अब डिसीजन नहीं लोगे तो कैसे आगे चीज़ चलेगी? और हर एक चीज़ डिसीजन पे मुनस्सर करती है, हर एक चीज़ के ऊपर उसी से सब चीज़ें आगे निकलती हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई है, ये मान के हमको चलना पड़ेगा। इस सब से कितना नुकसान हो रहा है हमारी सेना को? बहुत नुकसान होगा, नुकसान हो भी रहा है। मैंने जो चीज़ एक प्रधानमंत्री जी को लिखी थी, जिसको कि किसी ने लीक किया, उसके अंदर कई चीज़ें रखी गई थी कि किस प्रकार से कुछ ऐसे इलाकों के अंदर, ऐसी जगहों के अंदर हमारी सेना के अंदर कुछ कमी है। तो अगर हर एक चीज़ स्लो हो जाती है तो सेनाओं के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है। आज की तारीख में अगर आज आप एक हथियार खरीदना चाहते हो बाहर से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, अगर आज आप प्रपोजल बनाते हो, तो अगर सब कुछ ठीक चले, सब डिसीजन ठीक चले, 3 साल लगेंगे जब तक वो चीज़ आएगी आपके पास। और इसमें होता क्या है कि इन 3 सालों के अंदर जो कॉम्पिटिटर होते हैं, अब 5-6 कॉम्पिटिटर हैं, कोई कॉम्पिटिटर चिट्ठी लिखेगा, कोई किसी को पैसे देगा, कोई कुछ करेगा, तो ये 3 साल अमूमन 5 साल के अंदर बदल जाते हैं। तो ये एक बड़ी भारी दिक्कत है। जनरल साहब, आपकी 3 पीढ़ियां सेना में हैं, तीसरी पीढ़ी के आप हैं, क्या अगली पीढ़ी भी सेना में जा रही है? हाँ जी, मेरी बेटी जो है उसकी शादी एक सेना के अफसर के साथ हो रखी है, बड़ी बेटी की। तो एक तरह से 4 पीढ़ी हो गई। और पिछली जो पीढ़ियाँ हैं उनके अंदर मुझे पता नहीं कि मेरे परदादा के जो पिता थे वो क्या करते थे, शायद वो भी, शायद उनकी खुद की सेना रही होगी। क्या कारण है कि बहुत से लोग सेना में अब नहीं आ रहे हैं? क्या सेना की प्रतिष्ठा में कहीं कोई कमी हुई? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक समय था जब सेना की इज्जत बहुत ऊपर थी, बड़ी ऊंची लेवल पर थी। उसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आई है। कई कारण हैं उसके। एक कारण उसका यह है कि शायद बाबू तंत्र ने बड़ी कोशिश की है इसको नीचे करने की। दूसरा है कि जिस तरीके से समाज के अंदर एक तरह से आर्थिक परिवर्तन आया है, क्योंकि सैनिकों को उतना पैसा नहीं मिलता था, तो उसमें वो उस आर्थिक स्तर से नीचे आ गए। और जब अगर समाज के अंदर पैसे की पूजा होती हो तो लाजमी है कि उनका इज्जत भी थोड़ी सी कम होगी। दूसरी चीज़ है कि जब कोई भी पे कमीशन बैठता है और उसमें जब सेना का सवाल आता है तो पूरा का पूरा बाबू तंत्र इकट्ठा हो जाता है कि सेना को वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। तो उससे फर्क पड़ता है। और यही एक कारण है कि काफ़ी लोग, पहले अच्छे घर के लोग सेना में जाना चाहते थे, यानी संपन्न घर के, अच्छे घर से संपन्न परिवारों के। आज शायद ऐसा नहीं है। आज सेना एक और पेशा है, ये बन के रह गया है। तो ये मेरा अपना विचार है कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये तभी ठीक हो सकती है जब सब तरफ से सेना के लोगों को, पूर्व सैनिकों को एक तरह से सम्मान मिले। और इसमें मैं सिर्फ एक और चीज़ जो आपको बोलना चाहूँगा वो ये है, जिस देश के अंदर उसके सैनिकों का सम्मान नहीं होता वो देश आगे नहीं बढ़ता। पिछले कुछ सालों में कौन से ऐसे निर्णय हुए जिन्होंने सेना को बहुत प्रभावित किया? उन्हें किस क्रम में आप रखेंगे?
देखिए, कई चीज़ें हुई हैं जिसमें पिछले कई सालों में जिस तरीके से बदलाव आए हैं, कोशिश की गई कि कुछ चीज़ें अच्छी की जाएं, कोशिश की गई कि चीज़ें सेना के लिए ठीक की जाएं। वाजपेयी साहब ने एक मेरिट अकोमोडेशन प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, शायद उसको हम और अच्छा कर सकते थे। हमारी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब कोई चीज़ बाबू तंत्र में फंस जाती है तो उसमें डिसीजन नहीं होता। आपकी राय में सबसे अच्छा रक्षा मंत्री कौन रहा है? देखिए, अगर पीछे की तरफ से देखा जाए, मेरे अपने विचार से बाबू जगजीवन राम ने जितना कार्य किया रक्षा मंत्रालय में, उनसे ऊपर शायद कोई फिलहाल नहीं होगा। और वो एक ऐसे समय पर रक्षा मंत्री थे जब चीज़ें काफ़ी नीचे थीं, और उसके बाद वो, अगर आपने देखा 71 के युद्ध के अंदर वो रक्षा मंत्री थे। तो जितना सपोर्टिव स्टांस उनका था या जितना विवेकशील स्टांस उनका था, शायद उसकी बराबरी पे दूसरे शायद ना उतरे। अगर आपको ही रक्षा मंत्री बनने का मौका मिले, आप रक्षा मंत्री बन जाएं, तो क्या करेंगे, क्या निर्णय आप लेंगे? थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकल सवाल है तो इसका हाइपोथेटिकल जवाब तो हो नहीं सकता। ये तो जब कभी ऐसा कुछ होगा तब की तब देखी जाएगी। अभी से किसी उसके अंदर रहना गलत होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि जो चीज़ सामने है उसको देखकर हमको काम करना चाहिए, और आगे क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के ऊपर कोई जवाब नहीं है। भविष्य में आपकी कार्य योजना क्या है? हाल फिलहाल आपके क्या कार्यक्रम है? देखिए, मैं नौजवान पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा कि एक सेना के अंदर भावना होती है, और वो भावना है देश सर्वोपरि है। अगर ये भावना हम अपने मन में बैठा लें तो इस देश का बहुत भला होगा। बहुत सारी विसंगतियां जो आ गई हैं वो दूर हो जाएंगी। और मैं अपने युवाओं को प्रेरित करना चाहूँगा कि सेना में जाएं, सेना के अंदर काम करें। उससे उनके पर्सनैलिटी में एक बदलाव आएगा, उनकी विचारशीलता में एक बदलाव आएगा। आप अन्ना जी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो अब आगे की क्या योजना है? अगले कुछ महीनों में क्या करने वाले हैं? देखिए, एक चीज़ हमने जो अनाउंस की है वो है कि हम 30 जनवरी को एक पटना में रैली करेंगे, और उस दिन कुछ आगे के कार्यक्रम हम अपने बताएंगे। तो अभी जो कार्रवाई चल रही है वो इस तरीके से चल रही है कि हम 30 जनवरी तक एक दो जगह जाकर लोगों को प्रेरित करें, और 30 जनवरी के बाद एक समय सारणी के मुताबिक आगे जाकर पूरे देश में घूमें। जनरल वी.के. सिंह साहब से हमने भी बात की, सेना के प्रमुख रहे हैं और कई बड़े निर्णय किए हैं, और इन दिनों आज आप अन्ना जी के साथ हैं, अन्ना हजारे जी के साथ हैं, और अपनी कार्य योजना के बारे में सिंह साहब ने हमें कई बातें बताई। डीडी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही।